हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बेटी का घर, जिसे लिखा है मृदुला सिन्हा जी ने। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह के नाश्ता पानी से निपटकर बैठी ही थी कि नारायण ने आकर सूचना दी, बूढ़ा मालिक आए हैं। मात्र बूढ़ा मालिक से आगंतुक की पहचान नहीं बना पाई। पूछा, कौन? वह प्रफुल्लित होकर बोला, अपन मालिक। मेरे ससुर जी को भी वह बूढ़ा मालिक ही कहता था, पर मेरे मैके का होने के कारण मेरे बाबूजी को अपना मालिक समझता था। तड़के बाबूजी के आने की खबर सुन अनेक आशंकाओं से घिरी मैं सीधे दरवाजे की ओर लपकी। वहाँ किसी की आहट न पाकर मैं बालकनी से नीचे झांककर देखने लगी। बाबूजी रिक्शा पर बैठे ऊपर ही टकटकी लगाए थे। उनसे हटकर रिक्शा के पायदान पर दरी में लिपटे बिस्तरा, लोटा गिलास पर मेरी निगाह अटक गई। इतना तो भान था कि रिक्शा वाला लगन महतो बाबूजी का खास आदमी और बाबूजी मेरी ओर ही देख रहे थे। आशंकाओं में जकड़े पाँव को ले सदा की भांति मैं सीढ़ियाँ फांदती उनके पास नहीं पहुंच पाई। शायद नारायण ने मेरे पति को भी खबर दे दी थी और पीछे से आकर इन्होंने झकझोरा था, देख क्या रही हो, नीचे जाकर उन्हें लीवा तो लाओ। मैं पाँवों की जकड़न छुड़ाती सीढ़ियाँ उतरने लगी। बाबूजी के लिए ऊपर चलने का आग्रह का संकेत सहारे के लिए बड़ा मेरा हाथ ही था। अपने कंधे पर पड़े उनके हाथ की थरथराहट भांपती मेरी निगाह ऊपर उठी कि उनकी बूढ़ी थकी आंखों के कोटरों में तैरते आंसुओं की दो बूंदें मेरी आशंकाओं को संचित कर फलित कर गई। मेरा आग्रह मुखर होते ही वे रिक्शा से उतरने का उपक्रम करने लगे। उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ाने लगी। उनके पाँव में गठिए के कारण तकलीफ थी, इसलिए जब कभी वे मेरे घर आते उन्हें सहारा देकर ऊपर चढ़ाने का मेरा नियम सा बन गया था। चढ़ते चढ़ते उन्होंने इतना भर कहा, आखिर वह अपने को समझता क्या है? क्या उसके सहारे के बिना मेरा बुढ़ापा नहीं कट सकता? मैंने भी उसे इस बार साफ कह दिया है, बेटी को भी तुम्हारी तरह ही पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, बेटी के घर ही जाकर रहूँगा, वह भी मेरा ही घर है। मैंने बेटा बेटी में फ़र्क ही कब किया है? बाबूजी शायद अपने अंतिम वाक्य की प्रतिक्रिया मेरे मुख पर ढूंढ रहे थे। मेरी बुरी आशंकाएं मिट चुकी थी। बाबूजी भैया से रूठ कर आए थे, इतना तो पता चल गया था। उनके रूठने की लत से मैं परिचित थी। कभी माँ, कभी भैया, कभी नौकर चाकर की गलती पर भी रूठ जाने की उनकी बचपन की सहचरी आदत उनकी बुढ़ापे के साथ ही पक चुकी थी। इस अवधि में उनका बोलना चालना खाना पीना बंद हो जाता। उनकी कड़वी डांट से भी बढ़कर उनका मौन अनशन कसूरवार को दंड दे जाता। अपने कथन की प्रतिक्रिया युक्त भाव मेरे चेहरे पर न पाकर बाबूजी पूछ बैठे, क्या मैंने ठीक नहीं किया? मैं चाहकर भी कुछ बोल न पाई। दरवाजे पर रखी आराम कुर्सी पर उन्हें बिठा सीधे अंदर चली गई। रामलगन बाबूजी का सामान लिए मेरा पीछा कर रहा था। सामान देखते ही बैठक रूप में विराजमान मेरी सास जी ने जिज्ञासा प्रकट की, किसका सामान है? न जाने क्यों मेरे अंदर अप्रत्याशित स्थिरता आ गई थी। जबान भी चलने से लाचार। मेरे पांव अपने कमरे की ओर बिना बढ़ाए ही बढ़ गए। रिक्शा वाला शायद मेरे इशारे की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी सास जी ने दरवाजे पर झांक कर देखा और मेरे पिताजी की उपस्थिति से उनकी उत्सुकता आधी शांत हो गई। बिस्तरा लिए बीच घर में खड़े लगन महतो से उन्होंने उसी घर में सामान रखने का इशारा किया और स्वयं उसके पास जाकर मंद स्वर में अपनी चिंता व्यक्त कर गई। क्या बात है? लगन महतो का सधा हुआ जवाब था, कुछ नहीं। बाबूजी जब कभी आते बिटिया उन्हें 2-4 दिन अपने घर ठहरने के लिए कहती थी ना। हमने ही मालिक को कहा कि बिटिया का भी मन रख ले, 2-4 दिन इस घर में रहने में क्या है, फिर चले जाएंगे। हाँ हाँ, मैं ही आकर ले जाऊंगा। अपने कमरे में खड़ी मैं वार्तालाप का धीमा स्वर सुन पा रही थी। सास जी पर अपनी बात जमती न जान उसने स्पष्ट किया, पिछली दफ़ा भी मालिक से रात भर ठहर जाने के लिए बबुनी जिद कर रही थी। आपको तो पता ही है मालिक बेटी को कितना दुलार करते हैं, और फिर इनके खातिर बेटा बेटी में फ़र्क ही कब रहा है मालकिन? बबुनी को मालिक इतना पढ़ा लिखा दिए हैं, एक लड़के से भी ज़्यादा। दोनों घर तो एक ही हैं उनके लिए। यहाँ रहें व वहाँ, अब इनकी ज़िंदगी ही कितने दिनों की है।
और उनसे पीछा छुड़ाता बबुनी बबुनी करता मेरे कमरे में आ गया। मैं बिछावन ठीक करने का बहाना करने लगी। वह मेरे पास आकर बोला, अब जाते हैं बबुनी। मैंने सप्रयास अपना मौन भंग किया। नाश्ता तो कर लो। अभी नहीं, गांव लौट जाएंगे, स्वर दबाकर बोला। समझा बुझा के मालिक के वापस भेज दिया। मालिक की जिद्दी स्वभाव तो हम मालूम है ना। नाहक 2 दिन से घर भर को परेशान कर दिए। सबसे बोल चाल खाना पीना बंद। कल से जिद ठान बैठे कि बेटी के घर पहुंचा दो। हम समझाए भी कि बेटी के घर सर सामान के साथ जाना ठीक नहीं। हम पर ही बरस पड़े। अब आ ही गए तो क्या कहें। हम चले। जाके बूढ़ी मालकिन के भी देखे हैं। न जाने इनके यहाँ चले आवे से उनकर की हालत हुई। उसके पीछे खींचे चले आए मेरे पाँव पर्दे के पीछे ही ठिठक गए। बाबूजी ने राम लगन को पुकारा। सुनो। वह रुककर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। उन्होंने एक नज़र मेरे पति पर डाली और जैसे बात उनके गले में ही अटक गई। बोले, अच्छा जाओ तुम। रामलगन 1-2 सीढ़ियाँ उतराई था कि फिर पुकार बैठे, रामलगन। जी मालिक। आते रहना। और मालकिन को, अच्छा जाओ, तुम्हें देर हो रही है। इधर बाबूजी रामलगन में उलझे रहे, उधर उन्होंने पर्दे के पीछे मेरे पाँव देख टोका। क्या कर रही हो? इनका नाश्ता तो लगाओ। पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है, अभी खाकर ही आया हूँ। उनकी साफगोई हम दोनों पर कोई असर नहीं डाल पाई। पिताजी के जिद्दी स्वभाव के लिए थोड़ी सी झल्लाहट संजोए मैं नाश्ता परोसने लगी। अपने बाबूजी के स्वागत में मेरा पूर्ववर्ती उल्लास ने पाकर सास जी ने उकेरा, क्या बात है बहू, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत तो ठीक है? गांव में सब कुशल मंगल तो है? पता नहीं क्यों माता जी के ममता भरे बोल मुझे उस वक्त डस रहे थे। मैं संक्षिप्त सा उत्तर हाँ देकर उनके पास से टल गए। बाबूजी बहुत भूखे थे। उनके ना करने पर भी हम न माने और उन्हें पेट भर कर खिलाया। बाबूजी के आवभगत में किसी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। दोनों नौकर, सास जी, स्वयं महेश मेरे पति उनकी चिंता करते, पर पता नहीं क्यों मैं और बाबूजी सहज नहीं थे। उनकी बेकसी, असहजता, असमंजस, दुविधा और सहमापन भांपती में स्वयं असहज उठती। उनके समीप जाने की मेरी कम ही कोशिश होती। किसी न किसी बहाने वे मुझे बुला लेते। मेरे उपस्थित होते ही मुख्य मकसद से हट वे इधर उधर की बातें करने लगते। एक दिन पूछा, मेरे यहाँ आने से तुम्हारी सास को बुरा तो नहीं लगा? मैंने तपाक से उत्तर दिया, नहीं, वह तो बहुत खुश हैं, आपके खाने पीने की चिंता करती रहती हैं। सुना महेश जी के पिताजी आने वाले हैं, शायद उनको मेरा यहाँ रहना अच्छा न लगे। अपने कथन की प्रतिक्रिया मेरे मुख पर उभरे भाव में ढूंढने की कोशिश करते। मैं उन दिनों अपने भावों को छिपाने में सफल नायिका की भूमिका निभा रही थी। बाबूजी ने एक दिन इनसे कहा, मैं बेकार यहाँ बैठा बैठा खा रहा हूँ। आपने दोनों बच्चों के पढ़ाने के लिए मास्टर रख रखा है, क्या हर्ज है मैं ही पढ़ा दिया करूँ? मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा भी लगता है। अपने घर में उनके रोब से सब थर्राते थे। यहाँ उनके सहमेपन का कारण मेरी समझ से परे हो उठा था। 5वें दिन उनसे मिलने गांव से मंगल चाचा आए। दोनों बातें करते रहे। कुछ देर बाद मैं चाय लेकर गई। मुझे देखते ही चाचा ने कहा, इन्हें समझाओ न बेटी, वापस घर तो भेजो, कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? उनका अंतिम वाक्य मेरे कलेजे में तीर सा धंसा। मन में कई घाव उभर आए। सोचा, मंगल चाचा को हो क्या गया है? मेरे घर रहना बाबूजी का पड़े रहना क्यों कर हुआ? शायद मेरे दर्द का उन्हें भान हो गया। मेरे चेहरे पर निगाह टिकाए उन्होंने अपनी बात साफ की। यह सच है कि भैया ने बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं किया, परंतु आखिर है तो वह बेटी का घर ही। लोग क्या कहेंगे? और रामेश्वर का कोई कसूर भी नहीं, ये तो नाहक यहाँ पड़े हैं। बाबूजी तमक उठे, तुम भी उसे बेकसूर मानते हो? मेरा दम घुटने लगा है। मैं अपने कमरे में चली गई। चाचा स्वर दाबकर उन्हें दुनियादारी समझाने लगे। भैया, बेटा का कसूर हुआ भी तो क्या, किस घर में बाप बेटा में अनबन नहीं होती? तो क्या अपना घर छोड़ कोई बेटी के घर चला जाता है? आप भी पढ़ लिख कर कैसे ना समझ बनते हैं।
बाबूजी ने अपने बुद्धि विवेक के आगे अपने अनपढ़ भाई को कभी नहीं लगाया था। बात बात में उन्हें झड़पते, उनकी हर बात को बेवकूफ़ी भरी साबित करते मैंने सुना था। पर आज तो मंगल चाचा का पलड़ा भारी पड़ रहा था। शायद मंगल चाचा की सीख उनके गले उतरने लगी थी, तभी तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। या यूँ कि स्वयं उनके मन की अबोल बेकसी को मंगल चाचा ने शब्द दिए थे। बाबूजी स्वर दाबकर बोले, मंगल, मेरे यहाँ आ जाने पर गांव में क्या चर्चा है? गांव में किसकी हिम्मत है जो आपके बारे में कुछ बोले? लेकिन आप ही सोचिए न, आपका यहाँ रहना जब मुझे ही अच्छा नहीं लगता तो। अपना भाव बाबूजी तक न पहुँचा पाने की कसमसाहट में सना था मंगल चाचा का स्वर। मैं दूसरे कमरे में खड़े उनका वार्तालाप सुन सन रह गई। अंतर्मन में उठी छोटी सी टीस रगों में फैल सारा जिस्म दुखा गई। मंगल चाचा के जाने के बाद मेरे गांव से आने वालों की कतार लग गई। बाबूजी सबसे एक ही प्रश्न पूछते, मेरे यहाँ रहने पर गांव में लोग क्या कहते हैं? अपने अपने अंदाज में सब उनके निर्णय की समीक्षा करते, कोई क्या कहे, लेकिन आप अपना घर छोड़कर बेटी के घर क्यों चले आए? बाबूजी सबको जवाब देते, बेटा और बेटी में क्या फ़र्क है? आगंतुक के जाने के बाद बाबूजी अपने को बहला नहीं पाते। मुझे बुलाकर कहते, सुना तुमने गांव में लोग क्या कह रहे हैं? बगैर उनकी सुने अपनी सुनाए मैं उन्हें समझाने की कोशिश करते। आप ही कहा करते थे कि गांव वाले नाहक दूसरों के घरों की बातों में नमक डालते हैं, फिर क्यों उनकी सुनी सुनाई बातों की चिंता कर रहे हैं? लेकिन तुम्हारा भाई भी तो देखा एक बार भी नहीं आया। आखिर वह अपने को समझता क्या है? क्या मैं उसके सहारे के बिना जिंदा नहीं रह सकता? मैं तो यहाँ बड़े आराम से हूँ, यहीं रहूँगा। मैं वहाँ से टल जाती। उनकी स्थिति के मंथन से जो बात मेरे मन में उभरती वह उन्हें सुना नहीं पाती। कैसे कहती, बाबूजी आप भैया के बिना चैन से नहीं रह सकते। बेटा और बेटी का फ़र्क आपके संसार में कहीं न कहीं रचा पचा है। आज तो यह सत्य मेरे लिए भी स्वीकारना कठिन हो रहा है। भैया के लिए उनकी बेकसी सबके सामने मुखर हो उठती। महेश के साथ देश दुनिया की बात करते करते भैया के ऊपर उतर आते। महेश ने भी उनका मन भांप लिया था। उन्होंने एक दिन कहा, आज की दुनिया से अलग ही हैं रामेश्वर जी, आप लोगों का कितना ख्याल करते हैं। दरअसल आपने अपने बच्चों को अच्छी सीख दी है। आपकी बेटी भी मेरे घर वालों का खूब मान सम्मान करती है। उनके दफ्तर चले जाने के बाद पिताजी ने मुझे बुलाया। उनके प्रसन्न मन के बोल थे, बेटा आज तो महेश जी भी तुम्हारे भाई की बड़ाई कर रहे थे। कहीं तुमने उन्हें बता तो नहीं दिया कि मैं उससे रूठ कर आया हूँ? नहीं, आप उनसे रूठे भी कहाँ हैं। मैंने उनके मनोनुकूल बात करने की कोशिश की। ठीक ही कहती हो, वह तो मुझसे आज तक भर मुँह बोला तक नहीं। 3 सयाने बच्चों का बाप हो गया, पर जब तक मैं न कहूँ मेरे सामने कुर्सी पर भी नहीं बैठता। पर वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? काम में उलझे होंगे, दफ्तर और खेती बाड़ी का बोझ। आप भी चले आए, भैया वहाँ अकेले पड़ गए न। मेरे साथ बात करने से उनका मन हल्का हुआ था। बोले, तुम ठीक ही कहती हो, राम लगन भी नहीं आया, तुम्हारा भाई आने ही नहीं देता होगा। मुझे समझते देर न लगी कि पिताजी अब गांव लौटना चाहते हैं। दूसरे ही दिन गांव से कोई आया और मैंने चुपचाप पत्र लिखकर भैया को भेज दिया। उसी शाम भैया आ गए। हम दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मेरे बहुत समझाने पर भैया ने कहा, मेरा कसूर क्या है कि माफ़ी मांगो। बाबूजी मुझे डांटते, फटकारते, मार भी बैठते, पर अपने घर में न। घर की बात घर में रहती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। गांव भर में शिकायत करवा दी। तैश में बोलते बोलते भैया का स्वर ऊंचा उठने लगा। मैंने रोका, भैया धीरे से बोलो न। मेरे कमरे के एक और बाबूजी लेटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें भैया के अंदर के सुप्त स्वाभिमान के जग उठने की आहट सुनाई पड़ जाए। और यह भी सुखद नहीं लगता कि दूसरे कमरे में बैठी सास जी के कानों तक मेरे भैया और पिताजी के झगड़े का राज प्रकट हो जाता। बड़े मान मनौती के बाद भैया बाबूजी के कमरे में जाने लगे तो मैं भी साथ लग गई।
डर था कि कहीं किसी ओर से स्वाभिमान की चिंगारी न सुलग जाए। हमारे कदमों की आहट सुन पिताजी बोले, कौन? मैंने बत्ती जला दी और कहा, भैया आए हैं। पिताजी की रग रग में न जाने कब की जमी फुर्ती पिघल गई। झट उठ बैठे। भैया ने झुककर पाँव छुए। बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ रख निगाह मुझ पर टिका ली। उनके पोपले मुख के होंठ फड़फड़ाए, कुछ बोल नहीं पाए। कुर्सी खींच बिछावन से लगाकर भैया से बैठने का आग्रह कर मैं खिसक गई। आधे घंटे बाद मेरे पास आकर भैया बोले, बाबूजी को ले जा रहा हूँ। न जाने क्यों हल्के स्वर में भी मेरे मुंह से ऐतराज नहीं फूटा। बाबूजी के चले जाने पर घर की पूर्ववत व्यवस्था में जुटी मैं पिछले 7 दिनों की स्थितियों का विवेचन करती अपने मन को तोलती रही। सदा से बेटा बेटी में अंतर नहीं बोलने करने का ढोल पीटने वाले पिताजी, मंगल चाचा और भैया की साफ गोई ने मुझे असलियत का भान करा दिया था। असलियत को स्वीकारने का साहस बटोर रही थी मैं, जब रात बीते महेश लौट कर आए। पूछा, बाबूजी सो गए? अपने मन में उठ रहे ज्वार भाटा को सख्ती से समेट मैंने स्थिर भाव में कहा, भैया आए थे, उनको ले गए। क्यों? रात गए उन्हें ले जाने की क्या जल्दबाजी थी? तुमने रोका नहीं? मैं चुप रही। मेरे अशांत मौन को उन्होंने कुरेदा नहीं। ठीक 1 वर्ष बाद पिताजी बीमार पड़े। मेरे जाते ही उन्होंने रट लगा दी, मुझे अपने घर ले चलो। उनके मुक्त कंठ के आग्रह की अवहेलना कर मैं वापस आने लगी। रास्ते में मेरी बेचैनी भांपते हुए इन्होंने पूछा, क्यों बड़ी परेशान दिख रही हो? बाबूजी ने क्या कहा? न चाहते हुए भी मेरे मुंह से बात निकल गई, बाबूजी मेरे घर आना चाहते हैं। महेश ने तपाक से कहा, फिर ले क्यों नहीं चलती? बुढ़ापे की बीमारी है, बचे न बचे, उनकी बात तो रख ली होती। अब तो चंद दिनों तक उन्हें वहीं रहना चाहिए जहाँ उनके मन को शांति मिले। दोनों घर में फ़र्क ही क्या है? उन्होंने तुम्हें भी बेटे के बराबर ही। बस चुप करिए, मेरा सर फटा जा रहा है। मेरे मन में उफनते अशांत भावों के उबाल को उन्होंने थपकी भी नहीं दी। मेरा मन कह रहा था चिल्लाकर कहूँ, है जीवंत फ़र्क को मैंने महसूसा है। मैंने उन्हें वहीं रहने दिया जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा। पर अपने निर्णय की मीमांसा करती मैं अंदर ही अंदर घुटती रही। बचपन से बाबूजी ने मेरी हर जिद पूरी की थी और मैं उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सकी। अपने को धिक्कारने के सिवा बचा ही क्या था? मन का बोझ हल्का करने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। कई बार सोचा जाकर उन्हें ले आती हूँ। पुनः उनकी और जग की सोचकर पाँव रुक गए। तीसरे दिन खबर आई, बाबूजी की हालत चिंताजनक है। रास्ते भर सोचती रही, उन्हें सब बातें साफ साफ कहकर अपना मन हल्का कर लूँगी। कहूँगी, बाबूजी आपको अपने घर न ले जाने का कारण बाबूजी आप समझते क्यों नहीं? आप यहीं ठीक हैं। मेरा घर आपकी बेटी का घर है। बाबूजी, अवज्ञा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सत्य को आप भी स्वीकारिए। दरवाजे पर मेरी जीप रुकते ही आंगन से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरे पांव जड़ हो गए। अब किसे समझाऊंगी? कैसे मन हल्का होगा? कई वर्ष बीत गए, मन पर बोझ ढोए जा रही हूँ। जब कभी बाबूजी का गिड़गिड़ाता स्वर कानों में गूंजता है, मुझे अपने घर ले चलो, मैं घुटने लगती हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण दुनियादारी की कसौटी पर मेरा निर्णय सही उतरकर मेरे उद्विग्न मन को शांत कर जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।